हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत के संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। आप देखते होंगे कि हर एग्जाम में भारत के अनुच्छेद के बारे में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कौन सा अनुच्छेद कब लागू हुआ, किस अनुच्छेद के तहत कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये सब जरूर पूछे जाते हैं। तो आज इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। आप लोगों को बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ये काम कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका क्या नाम है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो जिसमें भाग एक है। भाग एक में क्या कहा गया है, भाग एक का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका उल्लेख है भाग एक का। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 में दिया गया है। तो भारत में कितने राज्य हैं, भारत में टोटल 28 राज्य हैं और इसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी में ये भी कहा गया है कि नए राज्यों का गठन और सीमा में परिवर्तन भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से 4 में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें, कि नए राज्यों का गठन होगा या फिर उसके सीमा में कोई परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे कि सिक्किम को बाहर के भाग से भारत में मिलाया गया था। और इसके बाद जैसे आंध्र प्रदेश को राज्य भाषाई आधार पे उसका गठन अलग कर दिया गया था। तो इन सब का राज्य को राज्य को मिलाना, राज्य को अलग करना, ये सब कार्य जो है किसमें किया जाता है, अनुच्छेद 1 से 4 में। और भाग कितना है, भाग 1 से भाग 1 है। और इसके बाद इसमें क्या कहा गया कि भारत का क्या क्या नाम है अनुच्छेद संविधान में। तो देखते हैं कि भारत का क्या नाम है। तो संविधान में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत को क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत संघों का एक राज्य है, भारत संघों का एक राज्य है। तो अब क्या देखते हैं कि संविधान में क्या नाम दिया गया है, एक तो इंडिया नाम दिया गया है और दूसरा भारत। बस यही दो नाम है और अदर नाम नहीं है कि आर्यावर्त, ये सब नाम नहीं है, हिंदुस्तान ये भी नाम नहीं है। सिर्फ संविधान में इंडिया और भारत नाम है। और क्या कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का संघ है। तो आप देख लिए कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नए राज्यों का गठन और सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 1 से 4 के तहत किया जाता है और भाग 1 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। अब देखते हैं भाग 2 में क्या कहा गया है। हम अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण, तो भाग के बारे में नहीं, भाग के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता। नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2 में है। अनुच्छेद जो है कहाँ से कहाँ तक है भाग 2 का, तो 5 से 11 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि इसमें जो है भारत के नागरिक कौन हो सकते हैं, इसके बारे में उल्लेख किया गया। और यह कब लागू किया गया था नागरिकता, तो जब यह संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन से यह भाग और अनुच्छेद लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाग 14 में किसका उल्लेख है। भाग 14 में उल्लेख है विधि का शासन, जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक, और ये विधि का शासन किसने दिया था, तो एक व्यक्ति हैं, इनका नाम था डायसी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधि का शासन किसने दिया है, तो यह इनका नाम है डायसी, इन्होंने दिया है। विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, इन सब का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 14 में, याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अस्पृश्यता के लिए अनुच्छेद कौन सा है। तो अस्पृश्यता के लिए मतलब अनटचेबिलिटी के लिए, कि आप किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ऊंच नीच ये सब का भाव नहीं रखा जाएगा। ये किसके तहत, अनुच्छेद 17 के तहत, याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि उपाधियों का अंत। 18 में कहा गया कि किसी को आप उपाधि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ के, सेना और विद्या के लिए, इसको छोड़ करके आप किसी को भी उपाधि नहीं दे सकते हैं, याद रखना। उपाधियों का अंत किस में है, अनुच्छेद 18 में है। अब नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत क्या कहा गया, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने विचार को बोल सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आपको रोक लिया जाए। तो आपके पास विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब जो समाचार न्यूज होते हैं, इनको आज़ादी कहाँ से मिलती है बोलने के लिए, तो 19(1)(a) के तहत। अब बोलने का अधिकार, आप बोल भी सकते हैं,
कि आपको कोई चुप नहीं करा सकता, आप बोल सकते हैं। और चुप रहने का अधिकार अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो नहीं बोल सकते हैं। ये बनता है आपकी बीवी के लिए, ये बन जाएगा आपके लिए कि आपको चुप रह सकते हैं और आपकी बीवी बोल सकती है लगातार। ठीक है, तो ये अनुच्छेद जो है किसके तहत है, 19(1)(a) के तहत इतने सारे आपको अधिकार दिए गए हैं कि आप बोल सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछता है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, और 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप स्वतंत्र है, कोई सा भी धर्म अपनाएं। ठीक है, अपनी भाषा को, अपने मतलब प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता को, ये सब का उल्लेख किसमें किया गया है, 19 से 22 में। और 23 से 24 में क्या कहा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसके लिए अनुच्छेद है, 23 से 24 अनुच्छेद है। और 25 से 28 तक क्या कहा गया है, अभी मैं इसको एक एक बता दूंगा, पहले आपको बता दूं कि कहाँ से कहाँ तक किसका उल्लेख किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 25 से 28 तक है कि आप अपने धर्म के लिए प्रचार कर सकते हैं, आप कोई सा धर्म अपना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है कि अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 23 में क्या है, बेगार प्रथा, कि आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, मानव अंगों की तस्करी, ये सब पर रोक लगा है अनुच्छेद 23 के तहत। और 24 में क्या कहा गया है कि बच्चों को खतरनाक स्थानों पर काम करने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। बच्चों को जो है जहाँ पे खतरनाक हो या फिर उनकी हेल्थ के लिए जो कार्य अच्छा ना हो, आप उसमें उनको जबरदस्ती नहीं लगवा सकते, यह कानूनी अपराध है और यह संरक्षण देता है अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को। और अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, कि व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। ठीक है, मतलब धार्मिक धर्मांतरण वह खुद से कर सकता है, मतलब वो अपना धर्म बदल सकता है, वह कोई सभी धर्म अपना सकता है, लेकिन धर्मांतरण करवाना यह जो है गैर कानूनी है। आप किसी का धर्म बदलवा नहीं सकते हैं, वह खुद से बदल सकता है, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप ये धर्म अपना लो। ठीक है, तो याद रखना, धर्मांतरण तो कर सकता है लेकिन धर्मांतरण आप नहीं करवा सकते। ये 25 में है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, वो कोई सा धर्म अपना ले। और अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको पढ़नी चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। या फिर पूछ सकता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का संरक्षण, इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसके बारे में आगे बताएंगे, इसको छोड़ दीजिए। अब देखते हैं कि अगर आपके संवैधानिक उपचारों का हनन होता है तो आप जो आपके मतलब यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत आपको गारंटी देता है। किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी देता है कि हम आपकी फंडामेंटल राइट की रक्षा करेंगे, किसके, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो क्या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार से रिट जारी करता है। अब आपको 5 प्रकार दिखा दें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इसके बाद अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेक्षण, और इसके बाद क्या है, प्रतिषेध। तो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद है 37, डीपीएसपी मतलब होता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें जो है इसका उल्लेख कहाँ है, डीपीएसपी का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो 37 में क्या कहा गया है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखते हैं कि न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं है। जैसे कि आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर मैंने आपको ये दिखाया था ना, एक मिनट आपको हम दिखा देते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था ना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन
आपके डीपीएसपी पर अगर आपके खिलाफ कुछ हो जाता है तो आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते। आप इसके लिए कि मेरा ये संरक्षण नहीं हो रहा है तो आप न्यायालय में जाके बोले कि डीपीएसपी में इसका बदलाव कर दीजिए, तो ये नहीं होगा। तो डीपीएसपी अपरिवर्तनीय होगा, ठीक है। इसका अनुच्छेद किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय नहीं होगा, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। 39 में क्या कहा गया है, 39 में कहा गया है निःशुल्क विधिक सहायता। किसी भी चीज़ के लिए अगर जो है व्यक्ति के पास कोई सा चीज़ नहीं है तो राज्य जो है उसमें उसकी सहायता कर सकता है अनुच्छेद 39(1) के तहत, जिसे कहते हैं फ्री लीगल एड। जैसे किसी को कोई सहायता चाहिए खाने के लिए, नहीं पीने के लिए, तो इसमें जो है सरकार जो है आपको मदद कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि राशन कार्ड से आपको राशन दिया जा रहा है, तो यह जो है केंद्र दे रहा है, लेकिन कुछ समय पहले सरकार भी दे रही थी, जो गवर्नमेंट सरकार थी वो भी दे रही थी। अब देखते हैं कि 40 में क्या गठन है, तो 40 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है कि हर राज्य में ग्राम पंचायत के तहत जो कार्य होंगे वो किया जाएगा अनुच्छेद 40 के तहत। और देखते हैं कि अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, ठीक है। आप इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है गोवा। याद रखना, पहला राज्य भारत का गोवा है। अब जो है दूसरा राज्य बन गया है उत्तराखंड, जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला है। तो अनुच्छेद 44 देखो 4 करके है ना, तो 4 समान है, तो समान नागरिक संहिता यहाँ से याद रख लेना। और पोषण का अधिकार किस में है, तो 47 में। पोषण शिक्षण आ रहा है, देखो 47 तो ऐसे याद कर सकते हैं 47 से पोषण। तो अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 50 में, 50 मतलब 50-50 आप इसको 50 कर दीजिए और आप नगर पालिका को भी 50 कर दीजिए, तो हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का पृथक्करण है। क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का पृथक्करण। अब है कि अनुच्छेद 51 में क्या है, अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। जैसे कि भारत की विदेश नीति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, भारत अपने विदेश नीति के बारे में खुद फैसले ले सकता है। तो विदेश नीति का भी वर्णन किस में है, अनुच्छेद 51 में। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 51A में क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 51A यह है फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य। यह संविधान में, मूल संविधान में यह उल्लेखित नहीं था, यह मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसको बाद में जोड़ा गया है किस समिति की सिफारिश पर, तो यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अब कितने हैं, अब जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कब जोड़ा गया अभी इसको बता देंगे। तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, और जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया संविधान में, कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। अब 42 से 4 2 6 जोड़ देना और लास्ट में 6 ऐसे कर देना, आपको याद हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कहाँ पे जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A में। अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो यह शिक्षा से संबंधित है। और कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। तो इस प्रकार वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम सब ने 51 तक पढ़ लिया। अब देखते हैं अनुच्छेद 52 में। 52 में क्या कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे, राष्ट्रपति से। और देखते हैं कि 53 में क्या है, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होंगी, ये राष्ट्रपति में निहित होंगी, इसका वर्णन किया गया है। किसमें, अगर पूछेगा कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है तो बता देना राष्ट्रपति में। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद है 53। और 54 में क्या है, अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल कि इनके निर्वाचन में कौन कौन से मंडल सम्मिलित होंगे, ये हो जाएगा। और निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है कि भारत में जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाया गया है। यह कहाँ से लिया गया है, यह इंग्लैंड से लिया गया है। तो 55 में क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया है। और 56 में है इनके कार्यकाल का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 बार। और 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन की एक राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति हो सकते हैं। अब 58 में क्या कार्यकाल है, 58 में योग्यताएं और अर्हताएं कि राष्ट्रपति के लिए आपकी योग्यताएं क्या होगी और आपकी अर्हताएं क्या होगी। 59 में क्या कह रहा है कि शर्तें, राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या क्या शर्तें हैं, जैसे कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए और आप कहाँ से कहाँ, इनका चुनाव कैसे होगा, ये सब शर्तें जो है किसमें दिया गया है, अनुच्छेद
59 में, और 60 में राष्ट्रपति का शपथ है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 में है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध आप महाभियोग लागू कर सकते हैं, लेकिन जितना बहुमत होगा, बहुमत का 2/3 मत आपके पास होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लागू कर सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 63। इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमा दान, कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी की मृत्युदंड को, और मार्शल लॉ को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 76 में क्या है? एजी मतलब अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद कौन सा है? 76। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, और यह किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति इनके वेतन भत्ते और इनका कार्यकाल का निर्धारण करता है। महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। तो स्टूडेंट, अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, और वीडियो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।